हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 27 नवंबर के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। ठीक है, सो पहली जो न्यूज़ है वो है हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से रिलेटेड। अब आयुष्मान भारत नाम की स्कीम है, हम सब जानते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है। सो उसके तहत जो भी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं उनको अब से आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है और इनकी टैगलाइन होगी आरोग्यम परमम धनम। और स्टेट्स जो हैं या फिर हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनको बोला गया है, उनको अर्ज किया गया है कि ये जो नाम चेंज है वो कर देना है बाय द एंड ऑफ 2023, so that they complete the rebranding process by the end of 2023। आयुष्मान भारत के तहत बेसिकली जो लोग होते हैं उनको कुछ राशि दी जाती है पूरे साल भर में, ताकि उनके जितने भी हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड या फिर सेकेंडरी और जो टर्शरी हेल्थ एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो कवर करता है। इसके अलावा जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स होते हैं उनको भी डेवलप करने की बात की जाती है। सो उससे रिलेटेड ये स्कीम थी और इसमें अब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है बोला जाएगा। ठीक है, इंडिया की बात करें तो अभी यहाँ इंडिया में मोर देन 1.6 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं और जिनका एम होता है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें कि मैटरनल हो या चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हो, दोनों इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे फ्री एसेंशियल ड्रग्स भी मिलती हैं, डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी मिलती हैं घरों के पास ही, लोगों के घरों के पास। ठीक है, थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इतना ही नहीं, यहाँ पे स्क्रीनिंग भी प्रोवाइड की जाती है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़, ओरल ब्रेस्ट या फिर सर्विकल कैंसर से रिलेटेड भी। सो ये सारे इनके कुछ रोल्स होते हैं। ठीक है, सो ये बात थी इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब हम सब जानते हैं कि कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है कुछ स्टेट्स को, जैसे कि कुछ हिमालयन स्टेट्स जो हैं उनको, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनकी बेसिकली जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है या फिर वो जो है बॉर्डर के पास आते हैं, नेबरिंग स्टेट है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फंड्स वगैरह दिए जाते हैं स्कीम्स वगैरह में, ताकि वहाँ का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। ऐसे वाले स्टेट्स की कुछ इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं होती, इस वजह से इनको ये वाला स्टेटस दिया जाता है। तो अब जो बिहार है वो काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहा है कि उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए। बिहार हैज़ बिन डिमांडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और ये मुद्दा भी वापस न्यूज़ में आया है। It comes in the backdrop of the findings from the Bihar caste-based survey, which revealed that nearly 1/3 of the Bihar's population continues to live in poverty। अभी बेसिकली जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ उसमें ये रिवील किया गया कि बिहार के अराउंड 1/3 पॉपुलेशन जो है काफ़ी गरीबी में है और इसके चलते जो है जो यहाँ की सरकार है वो कह रही है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। अब ये जो स्टेटस होता है ना स्पेशल कैटेगरी का, ये एक तरीका का क्लासिफिकेशन है जिसमें सेंटर स्टेट्स को क्या करती है कि असिस्ट करती है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वो वाले स्टेट्स जो कि जोग्राफिकल या फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस कर रहे हैं। सो इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड बाय द सेंटर टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स दैट फेस जोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप कुछ अलग से उनको स्टेटस दो। ये एक रिकमेंडेशन थी 5th फाइनेंस कमीशन की 1969 में, उसके तहत ये वाली चीज़ें की गई थी। सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड इट वाज लेटर डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th फाइनेंस कमीशन इन 1969। अब ये जो बिहार है जो काफ़ी टाइम से अपना स्टेटस मांग रहा था, उनके लिए चलो सोचा कि एक कमेटी बैठा देते हैं कि इनको इतनी ज़रूरत है या नहीं इस मुद्दे पे एनालाइज करने के लिए।
तो रघुराम राजन कमेटी बनाई गई थी जिनकी रिपोर्ट 2013 में आई थी, और उन्होंने कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली जो चीज़ है वो हमें बंद कर देनी चाहिए। ये उस कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। और जो हमारी 14th फाइनेंस कमीशन आई थी, उन्होंने तो इसको हटा ही दिया, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। अब सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है और 3 जो हिली स्टेट्स हैं उनके लिए है, ठीक है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे ही तो किसी को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे देंगे, ठीक है। तो पैरामीटर्स ये होते हैं जैसे कि हिली टेरेन हो, या तो वहाँ पे हिल्स वगैरह काफ़ी हो जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती हो, वहाँ के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती हो, तो या तो ये एक रीज़न हो, या फिर वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम हो, या फिर काफ़ी जो उसका पॉपुलेशन उसका काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा ट्राइबल हो, और या फिर उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो बॉर्डर के अलॉन्ग विद द नेबरिंग कंट्रीज़, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, एंड स्टेट फाइनेंसेस कुछ इतने खास नहीं हो, उनका नेचर काफ़ी नॉन वायेबल हो। जब ऐसे कुछ कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तब जाके किसी स्टेट को जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। अब भाई होता क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो अब आप सभी जानते हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उसमें कुछ हिस्सा जो पैसा चाहिए होता है उसका कुछ हिस्सा सेंटर देता है और कुछ हिस्सा स्टेट्स देता है। तो मोस्टली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें रेशियो होता है कि 60% स्टेट सेंटर देगा और 40% स्टेट्स देंगे। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनके लिए सेंटर जो होती है अराउंड 90% ऑफ द फंड्स देती है, ठीक है। और इन वाले स्टेट्स में क्या होता है, जितना भी मनी अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आप स्पेंड नहीं कर पाए, जितना टारगेट किया था उतना नहीं कर पाए, तो वो अगले साल लैप्स नहीं होता, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। सो अनस्पेंट मनी इन फाइनेंशियल ईयर डज नॉट लैप्स एंड इज कैरीड फॉरवर्ड। उसके बाद कंसेशंस भी मिलते हैं, जो कंसेशंस आर प्रोवाइडेड इन एक्साइज एंड कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड इनकम एंड कॉरपोरेशन टैक्स, ताकि वहाँ का जो है डेवलपमेंट हो सके प्रॉपरली। एंड 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को जाता है, ठीक है। सो ये बात थी इसमें। अब बात करते हैं ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की। अब क्या हुआ ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे आता है हमारे 26 नवंबर को, उसका कुछ सेलिब्रेशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और उसी के वक्त जो हमारी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस पे कहीं ना कहीं हमें क्रिएट करने के लिए सोचना चाहिए। सो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। So while delivering the inaugural address at the Supreme Court's Constitution Day celebrations, President Draupadi Murmu called for the creation of an all-India judicial service to recruit judges. And she said that it would nurture talented individuals to become judges. ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि AIJS है क्या, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो अभी बेसिकली क्या होता है, जो जजेस अपॉइंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, वो अपॉइंट करते हैं किसी एग्ज़ाम के थ्रू। कुछ एग्ज़ाम होता है स्टेट के द्वारा, और उसके बेसिस पे जो है जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन ये एक रिकमेंडेशन है कि भाई ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बननी चाहिए। जैसे हमारे IAS होते हैं, IPS वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है पूरे कंट्री के लेवल पे, और उस हिसाब से फिर वो रिक्रूट किए जाते हैं। वैसा ही सिस्टम कुछ जुडिशरी में लाने की बात चल रही है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बोला जाएगा उसको, जिससे जुडिशल जो सर्विसेज होंगी उनके रिक्रूटमेंट पूरे कंट्री के लेवल पे जो होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन ही अपॉइंट करेगी उनको, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी जुडिशरी में भी, ठीक है। सो हालांकि कुछ टाइम पहले जब लॉ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बोला था कि इस पर अभी कोई कंसेंसस नहीं डेवलप किया गया है इस वाले मुद्दे पे कि AIJS सेटअप किया जाना चाहिए या नहीं। और जो AIJS है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस, इसका प्रोविज़न ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत जो है एक क्लॉज इंसर्ट किया गया आर्टिकल 312 में, ठीक है। उससे क्या होता है कि AIJS क्रिएट किया जा सकता है,
और जो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस होते हैं, इससे जजेस अपॉइंट होंगे डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे, ठीक है, और उसके नीचे के नहीं. इट enables creation of AIJS at district judge level and not below that. और जैसा कि मैंने बताया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द लोअर जुडिशरी vests with the states, and they currently conduct their own exams based on vacancies that arise. And under AIJS, the district judges will be recruited centrally through an all India examination. सो ये सारी बातें चल रही हैं. अब कुछ लोग जिसको फेवर करते हैं वो ये कहते हैं कि तो यूनिफॉर्मिटी आएगी जुडिशरी में, एफिशिएंसी बढ़ेगी प्रॉपर, और जितने भी केसेस पेंडिंग वगैरह हैं उन वो कम होंगे, करप्शन वगैरह कम होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा, और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला जाएगा. और क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह प्रॉपर होगा तो कहीं ना कहीं जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो एक्चुअल में टैलेंटेड पीपल है, उनको रिक्रूट किया जा सकेगा. लेकिन जो लोग इसको इसके अगेंस्ट में जाते हैं वो कहते हैं कि बेसिकली काफ़ी देखो, क्योंकि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, तो हर जगह की लैंग्वेज अलग होती हैं, डायलेक्ट्स अलग होती हैं, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. एंड अब ये एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट होगा पूरे इंडिया के लेवल पे, उससे होगा क्या, जैसे यूपीएससी के लिए सारी कोचिंग्स वगैरह फ्लरिश होती हैं, वैसे ही इसमें भी जो है इसका कमर्शलाइजेशन होगा. सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल फ्लरिश एंड इट इज़ अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट वगैरह का जो है अब रिकमेंडेशन लिया जाता है वाला अपॉइंटमेंट, तो ये बोली जा रही है बात इसमें. इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि जो हाई कोर्ट का कंट्रोल है सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा इससे. सो ये सारी कुछ बातें हैं. अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें तो यह बनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, संविधान दिवस बोलेंगे हिंदी में. इसको नेशनल लॉ डे भी मानते हैं. और इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाते हैं तो हम सब जानते हैं कि 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नवंबर 1949 में, जो कि फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है. सो ये वाला डे हम अराउंड 2015 में हमने डिक्लेयर किया था कि ये वाला डे मनाया जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप इट हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.